Hello learners, welcome to Study Smart Wala. So student, we are going to continue with the chapter number 3 of class 11th history, that is an empire across the three continents. ठीक है, मेरी पहली वीडियो इस पे बन चुकी है, अब ये सेकंड वीडियो है. पहले हमने इंट्रोडक्शन कुछ किया था इस चैप्टर का, अब आगे टॉपिक्स पर चलते हैं. So let's begin. So today what we are the topics we are going to cover, the phases of Roman Empire, the three main players in the political history of empire, political history of Roman Empire, 3rd century crisis, changes brought by the emperor Diocletian in administration, changes brought by Emperor Constantine, and decline of Roman Empire. So these all are the topics we are going to discuss today. So let's begin. First of all, फेजेस ऑफ रोमन एम्पायर करते हैं. रोमन मोनार्की का जो ड्यूरेशन रहा है वो 753 बीसीई से 509 बीसी तक रहा. ठीक है, फिर रोमन रिपब्लिक का रहा बेटा जी 506 से 27 बीसी तक, और रोमन एम्पायर जो आया 27 बीसी से 7 एडी तक. ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं बेसिकली जो ये है पीरियड, तो बेसिकली दिस इज 7th सेंचुरी. ठीक है, एडी, दिस इज 7th सेंचुरी एडी. 3rd सेंचुरी इज टेकन एज ए मार्क, उसको मार्क लिया हुआ है बेटा जी, मार्क टू डिफाइन अर्ली एंड लेट रोमन एम्पायर. अगर हम बात करें 3rd सेंचुरी से पहले वाला जो टाइम था रोमन एम्पायर की बात करो तो 27 बीसी से शुरू हो गया था. तो देखो 3rd सेंचुरी से पहले वाला जो टाइम है उसको बोला गया है, सॉरी, सो इसको बोला गया बेटा जी 3rd सेंचुरी से पहले 27 बीसीई से शुरू होकर, ठीक है, 3rd सेंचुरी तक, एडी तक, 3rd सेंचुरी एडी तक का टाइम दे रखा है अर्ली रोमन एम्पायर. ठीक है, सॉरी, और इसके बाद का जो है 7th सेंचुरी एडी तक का टाइम जो दे रखा है वो है लेट रोमन एम्पायर का. ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको? ये दो फेजेस में पढ़ते हैं बेसिकली. अब चलते हैं आगे. और हाँ, एक बात और रह गई, अर्ली रोमन एम्पायर को हम अगस्तन एज भी बोलते हैं. ठीक है, अब चलते हैं आगे. अब चलिए आगे. देखो, जो बेसिकली जो इसमें 3 मेन प्लेयर्स है वो है, सबसे पहला हमारा आता है एम्परर जो कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी है. सेकंड होता है सीनेट जो कि बॉडी ऑफ वेल्दी फैमिलीज है. फिर थर्ड आता है आर्मी जो पेड एंड प्रोफेशनल्स है. देखो, एम्परर तो जहां जो चीज वो बोलेगा वैसा चलेगा, सीनेट उनको एडवाइस देंगे, एरिस्टोक्रेटिक्स बेसिकली, और आर्मी जो कि एम्परर के लिए काम करेगी, पूरी एम्पायर के लिए काम करेगी. ठीक है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर पढ़ते हैं. द रोमन एम्पायर वाज अ मोज़ैक ऑफ टेरिटरीज एंड कल्चर दैट वर चीफली बाउंड टुगेदर बाय कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो कि किससे जुड़ा हुआ था, एक कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से. ऑल दोज हु लिव्ड इन द एम्पायर वर सब्जेक्ट ऑफ सिंगल रूल. सिंगल रूल, एक राजा रूल करता था, बहुत सारी टेरिटरीज है मिलके रह रही है और राजा उसे रूल कर रहा है, जिसको बोलते थे एम्परर. बट दे फॉलोड वेरियस कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज एंड रेसेस. अलग अलग रिलीजन, कल्चर, रिलीजन, रेसेस अलग अलग फॉलो करते थे, बट स्टिल दे आर अंडर दिस सिंगल रूलर जिनको बोलते थे एम्परर. मेनी लैंग्वेजेस, सब अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, बट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए लैटिन और ग्रीक ही यूज होती थी. अगस्तस जो थे वाज द फर्स्ट एम्परर हु एस्टैब्लिश मोनार्की. आपको पता ही है ना कि उन्होंने मोनार्की जो थी, फर्स्ट एम्परर ऐसे थे, उन्होंने मोनार्की 27 बीसी में एस्टैब्लिश की थी. ही वाज कॉल्ड द, लेकिन उनको उसने बोला था, अपने आप को उन्होंने बोला था प्रिंसिपेट. क्या बोला था? प्रिंसिपेट. एम्पायर एस्टेब्लिश की थी 27 बीसी में, और उन्होंने अपने आप को प्रिंसिपेट बोला था. ऑल्दो अगस्टस वाज द सोल रूलर, माने गए थे सोल रूलर, एंड द ओनली रियल सोर्स ऑफ अथॉरिटी, द फिक्शन वाज केप्ट अलाइव दैट ही वाज ओनली लीडिंग सिटीजंस, जिनको हम बोलते थे प्रिंसिप्स इन लैटिन. ठीक है, वो किन को लीड कर रहे हैं? सिटीजन को, नॉट द एब्सोल्यूट रूलर. दिस वाज डन आउट ऑफ द रिस्पेक्ट फॉर सीनेट. देखो, मैं ना आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताती हूँ. स्टार्टिंग में क्या होता था, जो थे पहले थोड़े टाइम तक, मैंने आपको फेजेस बताया ना, थोड़े टाइम पे स्टार्टिंग में मोनार्की होती थी एम्पायर में, एम्पायर बोल रहे, रोमन मोनार्की होती थी. फिर उसके बाद क्या आया, मोनार्की के बाद हमने जब दूसरा फेज पढ़ा, आपको याद है, रिपब्लिक आया. रिपब्लिक के टाइम पर ना, जैसे सीनेट मेंबर्स होते थे ना, जो वेल्दी पीपल, जो एरिस्टोक्रेटिक पीपल जो होते थे, वो क्या करते थे, एडवाइस करते थे एम्परर को इन वेरियस मैटर्स. ठीक है, तो बेसिकली जो किंग होता था उनकी सुनता था और वैसा करता भी था.
अब फिर उसके बाद आता है कि एम्पायर, पूरा रोमन एम्पायर जो एस्टेब्लिश की थी अगस्टस ने, वो बेसिकली मोनार्की थी, ठीक है। और वो एडवाइस जो लेते थे, बट जो मेन था उनका रोल आ गया था अगस्टस का उस टाइम पर। सीनेट वाज द बॉडी, देखो अब सीनेट का रोल देखिए, सीनेट वाज द बॉडी विच हैड कंट्रोल रोमन अर्लियर। पहले अभी बताया ना मैंने, जब रिपब्लिक के टाइम पर मेन रोल किसका था, सीनेट का था। किंग का इतना रोल नहीं था, किसका रोल था, सीनेट का। लेकिन जब रोमन एम्पायर जो अगस्टस ने किया, तब रोल इनका खत्म हो गया था, इन डेज व्हेन इट वाज अ रिपब्लिक, ठीक है। द सीनेट हैज एक्सिस्टेड इन रोम फॉर सेंचुरीज। सीनेट बहुत टाइम तक एग्जिस्ट किया था एंड हैड बीन एंड रिमेन्ड अ बॉडी रिप्रेजेंटिंग द एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी कौन होते हैं, जो कि वेल्दी पीपल होते हैं, ठीक है। दैट इज द वेल्दीएस्ट फैमिलीज ऑफ द रोमन एंड लेटर इटालियन डिसेंट, मेनली लैंड ओनर्स, ठीक है। इस लाइन का नहीं है कि इसका मतलब बेसिकली यही है आपका कि पहले जो था रोमन एम्पायर, तो बाद में स्टेब्लिश हुआ, अगस्टस ने किया है, उससे पहले सीनेट का ही मेन रोल होता था। वह क्या करती थी, एडवाइस करती थी, कंट्रोल करती थी पूरे रोम एम्पायर, रोम रिपब्लिक को, ठीक है। और ये कौन होते थे, एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज होती थी, वेल्दी फैमिलीज होती थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब, नेक्स्ट टू द एम्परर। एक मिनट, होल्ड ऑन। नेक्स्ट टू द एम्परर एंड स्टेट, द अदर की इंस्टीट्यूशन ऑफ इंपीरियल रूल वाज आर्मी। फिर आते हैं आर्मी। हमने पढ़े ना, तीन होते हैं, तो आर्मी देखो, रोमन हैड अ पेड प्रोफेशनल आर्मी। रोमन्स के पास क्या होते थे, पेड प्रोफेशनल आर्मी, वे सोल्जर्स हैड टू पुट इन मिनिमम ऑफ 25 इयर्स ऑफ सर्विस। उन्हें 25 साल तक तो अपनी सर्विस देनी पड़ती थी, किसको, अपनी एम्पायर को। आर्मी वाज द लार्जेस्ट सिंगल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी इन द एम्पायर विद कितना हो गया, 6 लाख सोल्जर्स इन द 4th सेंचुरी। समझ आया। द सोल्जर्स वुड कॉन्स्टेंटली एजिटेट फॉर बेटर वेजेस। वो हमेशा एजिटेशन रहता ही था कि हमारी सैलरी अच्छी करो, ठीक है, हमारी सर्विस कंडीशन अच्छी करो। दीज एजिटेशन ऑफन टुक अ फॉर्म ऑफ म्यूटिनी। छोटे छोटे से सिविल वॉर, मतलब कि एक तरह से एग्रेशन होने की वजह से लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे, ठीक है। द एम्परर, द एरिस्टोक्रेसी एंड आर्मी, हमने अब तीन चीजें पढ़ी। emperor, aristocracy, army were the three main players in the political history of empire. The success of individual emperors depending on the control of the army. तो basically जो चलता था, मतलब कि सक्सेस जो होती थी एम्परर्स की, ज्यादातर किस पे डिपेंड रहती थी कि कंट्रोल कैसा है आर्मी के ऊपर। व्हेन द आर्मीज वर डिवाइडेड, द रिजल्ट यूजुअली वाज अ सिविल वॉर। अगर आर्मी डिवाइड हो जाती थी, तो अगर अच्छे से कंट्रोल नहीं होता, तो सिविल वॉर होने के पूरे पूरे चांसेस होते थे। एक्सेप्ट फॉर नोटोरियस ईयर व्हेन 4 एम्परर्स माउंटेड द थ्रोन इन क्विक सक्सेशन, द फर्स्ट 2 सेंचुरीज वर फ्री फ्रॉम सिविल वॉर। ये कहा जाता है जो पहली फर्स्ट 2 सेंचुरीज थी, उसमें कोई भी सिविल वॉर नहीं हुआ था, बहुत शांति का वातावरण था और अच्छे से चल रहा था सारी चीजें। अब आता है एक्सटर्नल वॉरफेयर, मतलब बाहर से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अब देखो, वाज आल्सो मच लेस कॉमन इन फर्स्ट 2 सेंचुरी, मतलब बाहर से भी कोई अटैक वगैरह नहीं था फर्स्ट 2 सेंचुरीज में, बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट था। द एम्पायर इनहेरिटेड बाय, एम्पायर को फिर किसने ले लिया था, टिब्रियस के अंडर आ गई थी अगस्तस के बाद। वाज ऑलरेडी सो वास्ट, बोला जाता है जो एम्पायर इनहेरिटेड बाय टिब्रियस फ्रॉम अगस्तस वाज ऑलरेडी सो वास्ट दैट फर्दर एक्सपेंशन फेल्ट टू बी अननेसेसरी। ये देखा जाता था टिब्रियस के अंदर है और बहुत ही एम्पायर बढ़ चुकी थी, तो उसको और बढ़ाना लगता नहीं था कि इतना इंपॉर्टेंट है। द ओनली मेजर कैंपिंग ऑफ एक्सपेंशन द अर्ली एम्पायर वाज ट्राजन्स फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी अक्रॉस द यूफ्रेट्स। मतलब कि बाद में जो एक्सपेंशन देखा गया है रोमन एम्पायर का, वो देखा गया ट्राजन के अंडर, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा, मतलब कि इतना फ्रूटफुल नहीं हुआ। इट वाज फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, ठीक है। इस ईयर में हुआ था अबेंडेंड बाय हिज, जो कि बाद में उसके सक्सेसर ने उसे अपने अंडर नहीं लिया था, जो एरिया उन्होंने कैप्चर किया था। अब आते हैं आगे, 3rd सेंचुरी क्राइसिस क्या है। 3rd सेंचुरी क्राइसिस के बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी वर पीरियड ऑफ पीस। हमने अभी देखा कि फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हुई थी, उस टाइम पे वो पीरियड माना गया था पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन का। बट द 3rd सेंचुरी वाज अ पीरियड ऑफ क्राइसिस। 3rd सेंचुरी को पीरियड ऑफ क्राइसिस के नाम से, आपदा के नाम से बोला गया है। क्यों?
इन 225 एडी की बात है, मतलब कि 3rd सेंचुरी की बात है। न्यू डायनेस्टी, एक नई डायनेस्टी आई थी जिसका नाम था ससानियन, जो कि ईरान में इमर्ज हुई थी। दे वर मोर एग्रेसिव एंड एक्सपेंडिंग रैपिडली इन द डायरेक्शन ऑफ यूफ्रेट्स। वो रोमन एम्पायर की तरफ आते जा रहे थे, जो कि ईरान में एक बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी ने जो अपना डायनेस्टी चला रही थी वो थी ससानियंस, और वो धीरे धीरे अटैक करना शुरू किया था उन्होंने रोमन के ऊपर। मतलब उनकी बेसिकली वो जो रोमन एम्पायर था उसके आगे तक कब्जा करने के लिए आते जा रहे थे, वो एक्सपैंड कर रहे थे मतलब अपनी एम्पायर। जर्मेनिक ट्राइब्स थी जर्मनी की, वो भी बहुत क्रूअल थे। बिगिन टू मूव अगेंस्ट द राइन एंड दनूबी फ्रंटियर्स, ये भी कहाँ पर आते जा रहे थे, रोमन एम्पायर के इधर। फ्रॉम 233 टू 280 एडी सॉ रिपीटेटिव इन्वेजन, लगातार अटैक्स हुए। द रोमन वर फोर्स टू अबेंडन मच ऑफ द टेरिटरी बियॉन्ड दनूबी। दनूबी के बाद का जो भी एरिया था, इतनी बार अटैक हुआ जिसकी वजह से रोमन एम्पायर को, रोमन्स को वो वाला एरिया छोड़ना पड़ा। द क्विक सक्सेशन ऑफ एम्परर्स, लगातार एम्परर्स का चेंज होना, 25 एम्परर्स 47 ईयर्स में चेंज हो गए थे, इज अ साइन ऑफ स्ट्रेन फेस बाय एम्पायर। ये एक तरह का क्या है, जो स्ट्रेन रोमन एम्पायर जो फेस कर रही थी उसी का ही नतीजा था कि 25 एम्परर्स 47 ईयर्स में चेंज हुए थे। ठीक है, अब आते हैं चेंजेस ब्रॉट बाय एम्परर डायक्लिशियन इन एडमिनिस्ट्रेशन। मैं आपको एक मेन इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी। दो एम्परर ऐसे आए थे जिनके टाइम पर थोड़े बहुत चेंजेस हुए थे, एक था डायक्लोशियन, एक था कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, अब उनके बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने क्या किया था अपनी एडमिनिस्ट्रेटर, डायक्लोशियन ने ही फोर्टिफाइड फ्रंटियर्स, फ्रंटियर्स को हर जगह दीवारियां कर दी थी, फोर्टिफाई कर दिया था। ही रिकॉग्नाइज प्रोविंशियल बाउंड्रीज एंड सेपरेटेड सिविलियंस फ्रॉम मिलिट्री फंक्शंस। ठीक है, प्रोविंशियल बाउंड्रीज बना दी थी, स्टेट के इधर जो उसके प्रोविंसेस उसके अंडर आती थी उसको बाउंड्री कर दिया था, और उसने सिविलियंस को मिलिट्री फंक्शन से बिल्कुल अलग कर दिया था। ही ग्रांटेड ग्रेटर ऑटोनॉमी टू मिलिट्री कमांडर्स, को ज्यादा पावर दी, हु बिकम पावरफुल, धीरे धीरे वो पावरफुल हो गए। ठीक है, और बेसिकली अगर कमांडर्स, मिलिट्री कमांडर्स पावरफुल है तो हमने पहले भी बोला था, अगर आर्मी अच्छे से कंट्रोल है एम्परर के तो बहुत अच्छे से एम्पायर को रन कर सकता है। तो मिलिट्री को इतनी उसने ऑटोनॉमी दी थी जिससे कि वो अच्छे से अपने फंक्शंस को स्पर्स कर सके, अपनी ड्यूटीज को। अब आते हैं चेंजेस ब्रॉट बाय एम्परर कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन ने ऐसे चेंजेस क्या लाए थे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनोवेशन कॉन्स्टेंट वर इन द मॉनेटरी स्फीयर, मतलब मॉनेटरी स्फीयर में बहुत चेंजेस लाए थे। ही क्रिएटेड सेकंड कैपिटल और कॉन्स्टेंटिनोपोल। ठीक है, ये एक नई कैपिटल बनाई थी इसने। फिर ही इंट्रोड्यूस सॉलिडस, उसने सॉलिडस इंट्रोड्यूस किया था। क्या था ये? कॉइन था जो कि 4.5 ग्राम का प्योर गोल्ड का कॉइन था। द लेट एंटीकी पीरियड विटनेस कंसिडरेबल चेंज इन इकोनॉमिक लाइफ। धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही थी, इकोनॉमिक लाइफ में चेंजेस आ रहे थे, मॉनेटरी स्टेबिलिटी आ रही थी, एंड एन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन स्टिमुलेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ। धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड शो इन्वेस्टमेंट इन रूरल एस्टेब्लिशमेंट, धीरे धीरे रूरल पॉपुलेशन में भी इन्वेस्टमेंट हो रही थी, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन हुई थी, लाइक ऑयल प्रेसेस, ग्लास फैक्ट्रीज इन न्यूअर टेक्नोलॉजिकल सक्सेस, स्क्रू प्रेसर्स एंड मल्टीपल वाटर मिल्स। ये सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था रूरल सेक्टर में भी। द पीरियड ऑल्सो द पीरियड ऑल्सो सॉ अ रिवाइवल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। धीरे धीरे जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड थे जो बीच में खत्म हो गए थे वो भी शुरुआत उनकी हो गई थी, जिसकी वजह से अर्बन प्रॉस्पेरिटी बढ़ती जा रही थी। एम्परर कॉन्स्टेंटाइन डिक्लेयर्ड क्रिश्चियनिटी एज ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द रोमन एम्पायर। तो कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया था रोमन एम्पायर का। लेकिन बाद में जब लेट 7th सेंचुरी की बात आई थी एडी की, तो इस्लाम रिलीजन इंक्रीज हो गया था। मतलब उस तक तो हमारा क्रिश्चियनिटी ही रहा था। फिर आते रोमन एम्पायर डिक्लाइन क्यों हो गई थी? जर्मेनिक ग्रुप, 3 इसके मेन कारण रहे हैं। जो जर्मनी के लोग थे जो बारबरिक थे, उन्होंने अपनी किंगडम जो थी एम्पायर के अंदर ही स्टेब्लिश करनी शुरू कर दी थी, रोमन एम्पायर के अंदर। वॉर हो रही थी रोम और ईरान के बीच में ड्यूरिंग 7th सेंचुरी। The expansion of Islam has been called the greatest political revolution in the history of ancient world. मतलब इस्लाम धर्म बढ़ता जा रहा था, क्रिश्चियनिटी खत्म होती जा रही थी, और धीरे धीरे क्या हो रहा था, ये एम्पायर का वजूद खत्म होता जा रहा था, रोमन एम्पायर का। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर के। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने देखा कि मेन फेजेस देखे,
ठीक है, रोमन मोनार्की, रिपब्लिक एम्पायर के। ठीक है, 3rd सेंचुरी से कैसे मार्क करते हैं वो, अर्ली रोमन एम्पायर, अगस्तन एज भी कहते हैं, 3rd सेंचुरी के बाद का टाइम लेट रोमन। फिर हमने देखे 3 प्लेयर्स, एम्पर सोर्स ऑफ अथॉरिटी, सीनेट बॉडी ऑफ वेल्दी फैमिलीज, आर्मी, पेड एंड प्रोफेशनल्स। ठीक है, फिर पढ़ते हैं आगे। पॉलिटिकल हिस्ट्री देखी पूरी, कि अगस्टस आया था, उसने न्यू जो रोमन एम्पायर वो स्टेब्लिश की थी। फिर हमने देखा सीनेट का क्या काम था। फिर हमने देखा आर्मी कितने साल तक की सर्विस देती थी, 25 साल की एटलीस्ट। ठीक है, अगर आर्मी कंट्रोल में तो बहुत प्रॉस्परस होती थी चीजें। एक्सटर्नल वॉरफेयर 2 साल तक चला नहीं था, 2 सेंचुरीज तक, 2 साल नहीं 2 सेंचुरीज तक चला नहीं था, फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरीज तक। लेकिन बाद में फिर बाहर का अटैक शुरू हो गया था। 3rd सेंचुरी क्राइसिस के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से ससानियन डायनेस्टी जो थी, जो ईरान में बहुत ही पावरफुल थी, उसने अपना एक्सपैंड करना शुरू किया एम्पायर, और धीरे धीरे रोमन एम्पायर तक आने लग गए। जर्मन की जो ट्राइब थी उसने भी अटैक करने शुरू कर दिए थे। तो रेपिटेटिव इन्वेजन की वजह से क्या हुआ था, रोमन जो थे, रोमन्स को अपना जगह छोड़नी पड़ी थी। ठीक है, और बार बार एम्परर्स चेंज हो रहे थे, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी। एडमिनिस्ट्रेशन जो है डायोक्लिशियन के टाइम पर क्या क्या चेंजेस आए ये हमने देखे। फिर कॉन्स्टेंटाइन क्या चेंजेस लेकर आया वो देखा, और रोमन एम्पायर कैसे 3 फैक्टर्स की वजह से डिक्लाइन हो गई। तो आज हमने इतना टॉपिक पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे कल्चरल लिटरेसी, जो भी इसके कल्चरल चीजें हैं जो हमने बीच में छोड़ दी हैं वो हम कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, so keep following Study Smart Wala. Like, share, comment, subscribe our channel, and we'll meet soon with the next video of this chapter only. So happy learning with us. Okay, till then, bye.